अभी और इसी वक्त निकाह करके ले जाओ इसे। ये अल्फाज थे या पिघलता हुआ शीशा जो रमीज के कानों से टकरा रहा था। दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ, इस गंद की पोटली को अपने साथ ले जाओ। रमीज ने अजमल खान की बात पर हैरान से उन्हें देखा था, जो अपनी बेटी की तरफ नफरत से देखते हुए रमीज को उसे अपने साथ ले जाने को कह रहे थे। उनकी बेटी अलीशा, जो रमीज की स्टूडेंट रह चुकी थी, बहुत मासूम और काफ़ी बेवकूफ़ सी लड़की थी, जो वैसे तो बहुत बहादुर थी, मगर इस वक्त वो खौफजदा सी हिरनी की तरह नजर आ रही थी। रो रो कर उसका हालत खराब हो चुकी थी, चेहरे का रंग डर से जर्द पड़ रहा था, आंखों से बेयकीनी थी, वो बेबसी की जिंदा तस्वीर बनी सब लोगों को हैरान नजरों से देखे जा रही थी। बाबा, आप लोग जो समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, ये सब सच नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। सर की भी इसमें कोई गलती नहीं है और गलती तो मेरी भी नहीं है, मैं तो उनसे मदद लेने के लिए उस वक्त उनके पास गई थी। बस कर दो, तुम्हारी बेहयाई को सब लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है, पूरा मोहल्ला इस बात का गवाह है कि तुम उस लड़के के साथ क्या कर रही थी, क्यों गई थी तुम उसके कमरे में, ये जानते हुए भी कि वो अपने घर में अकेला है। इसके बावजूद तुम वहां पर गईं क्योंकि तुम्हारे दिल में चोर था, दिल में खोट था। तुमने मुझे सबकी नज़रों में दो कौड़ी का करके रख दिया है, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है, मगर अब मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उनका रमीज खान की तरफ था, अभी और इसी वक्त इसे निकाह करके साथ ले जाओ। वो दो टुक अंदाज में बोले, मगर क्यों? आप मुझे किस बात की सजा सुना रहे हैं? मैं इस लड़की के साथ कैसे निकाह कर सकता हूँ जो मुझसे 10 साल छोटी है? आप एक छोटी सी बात को बुनियाद बनाकर हम दोनों की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते। रमीज, जो काफी देर से मजाहलत के तहत खामोश खड़ा था, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो वो समझ रहे हैं वो गलत है, मगर अब वो भी फट पड़ा था। कैसे वो अपने घर वाले की रजामंदी जाने बगैर अलिशवा के साथ शादी कर लेता, जो उसे बीवी के रूप में कबूल नहीं थी। तुम इसके साथ मुंह काला कर सकते हो, इसके साथ गुनाह कर सकते हो, अकेले घर में इसे बुला सकते हो, मगर तुम इसके साथ शादी नहीं कर सकते। वो इस कदर सख्त से बोले थे कि रमीज उन्हें देखता रह गया था। उन्हें देखकर और सुनकर बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। अपनी वो बेटी जिस पर उन्हें कभी फक्र था, मान था, अब उसे भरे मजमे में नफरत का इजहार कर रहे थे। और फिर मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग भी आ गए थे। तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। अगर तुम बिना निकाह के यहाँ से चले गए तो इस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसे अपना लो, इसके साथ निकाह कर लो। कुछ लोग रमीज पर जोर देने लगे, बस बाबू, अब तो तुम्हें इस लड़की के साथ निकाह करना ही होगा। हम तो तुम्हें इसीलिए मोहल्ले में रखने को तैयार नहीं थे। अकेला लड़का है, कोई नहीं जानता कहाँ से आया है, अकेला क्यों रहता है, आगे पीछे कौन है। हम तो इसीलिए इस बात के खिलाफ थे कि इसके पास अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए ना भेजो, मगर तुम लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी। अब देख लो अपनी बेटी को इसके साथ भेजने का अंजाम। अब मोहल्ले वालों का रुख जमाल खान की तरफ था, वो सर झुका कर रह गए थे। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने अपनी बेटी पर भरोसा किया, मगर उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया था। अलिशवा, जो फटी फटी आंखों से सबको देख रही थी, क्या कुछ नहीं सोच रखा था उसने उस दिन के हवाले से, जब उसका निकाह होगा तो कलाइयों में भर भर कर चूड़ियां पहनेगी, आंखों में काजल लगाएगी, खूब सजेगी सवरेगी। बचपन से ही तो उसे शौक था दुल्हन बनने का, ब्याह के घर जाने का। अभी वो सिर्फ 18 साल की थी और अभी से वो खुद को ख्वाबों में दुल्हन बना देखती थी, किसी शहजादे का इंतजार करती, सोचती कि कोई शहजादा आएगा जो उसे ब्याह कर अपने साथ ले जाएगा। मगर उसकी शादी इन हालात में हो गई और उस इंसान के साथ हो गई जिसे देखकर वो खौफ से कांपने लगती थी। ये तो अलिशवा ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि। और अब वो थके थके कदमों से उसके पीछे चलने लगी थी। रमीज के कदमों की रफ्तार की तेजी से ये बता रही थी कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और अलिशवा, वो तो हमेशा से ही उसके गुस्से से खौफजदा रहती थी, अभी भी जैसे उसकी जान जाने लगी थी। उसने आस भरी नजरों से अपने माँ बाप की तरफ देखा कि शायद वो अभी बेटी के सर पर हाथ रख दें, बेटी को रुखसत कर रहे हैं। हो सकता है उनका दिल बेटी की मोहब्बत में नर्म पड़ जाए, मगर वो तो इतने संग दिल हो चुके थे कि उसे देखकर अपने चेहरे का रुख बदल लिया।
आज के बाद तुम इस घर में नहीं आओगी, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। उन्होंने अलिशवा को किसी बोझ की तरह उतार फेंका था। वो रमीज के पीछे लगभग भागते हुए कदमों से निकली थी। उसके बाहर निकलते ही घर का दरवाजा खट की आवाज के साथ बंद हो गया था, तो वो एक बार पलटकर जख्मी भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। आंखों से आंसू बह निकले। अपने हाथ की पिछली तरफ से उसने अपने आंसुओं को ये सोचकर पोंछ दिया कि अब वो कभी भी अपने घर वालों की वजह से नहीं रोएगी। घर वालों की बेरुखी ने उसे बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। वो भी उनसे खफा हो गई थी और उसने सोचा था कि वो अपनी सफाई में बोलेगी, सब लोगों को बताएगी कि जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब उसने अपने इस इरादे को भी बदल दिया था और तेज तेज कदमों से भागते हुए रमीज के कदमों का साथ देने लगी। जान गई थी कि अब बाकी जितनी भी जिंदगी बची है इसी पत्थर दिल इंसान के साथ गुजारनी होगी। वो उसे लेकर उसी छोटे से 2 कमरे के बने हुए घर में आ गया था, जहां पर उसके साथ और भी 9 लड़के रहते थे। अलिशवा ये सोचकर डर से कांप कर रह गई थी कि वो इन लड़कों की मौजूदगी में यहाँ पर कैसे रहेगी, क्योंकि कमरे बहुत छोटे छोटे थे। दोनों कमरों में 5-5 लड़के मुश्किल से ही एडजस्ट हो पाते थे। ऐसे में अलिशवा की जगह कहाँ बनती और कैसे और क्यों वो इतने लड़कों की मौजूदगी में यहाँ पर रहती थी, इसका वजूद थर थर कांपने लगा। रमीज जल्दी जल्दी अपने बैग में सामान डालने लगा। साथ ही वो फोन पर भी किसी से बात कर रहा था। हाँ यार, तुमने मकान मालिक से बात कर ली है? चलो बहुत अच्छा है। ये जो मुसीबत मेरे पल्ले पड़ गई है, अब इस मुसीबत को झेलना तो पड़ेगा। न जाने कौन से गुनाह की सजा मुझे मिली है, दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया। अरे मैं तुम्हें आकर सब कुछ बताता हूँ, क्या करता, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इन लोगों ने कोई रास्ता मेरे लिए छोड़ा ही नहीं, और अगर अब मैं आ भी जाता तो इस लड़की का क्या बनता। लोग इसे शर्मसार कर देते, उस गुनाह की सजा देते। न जाने ये लड़की उतनी ही मासूम है जितनी कि मैं इस मामले में हूँ, या ये सब इसने जानबूझकर किया है। इसे तो मैं बाद में अच्छे से देख लूंगा। वो फोन पर बात करते करते घर से बाहर निकल गया था और अलिशवा वहीं बैठी फूट फूट कर रोने लगी थी। जिंदगी ने ये उसे कैसा रुख दिखाया था, अब आने वाला वक्त उसे न जाने क्या दिखाने वाला था। थोड़ी देर के बाद जब रमीज वापस आया तो उसके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। जल्दी से खाना निकाल कर लाओ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, यकीनन तुम भी भूखी होगी। उसकी इतनी सी इनायत पर ही अलिशवा का दिल खुशी से भर गया था। ये इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोचती हूँ, वो दिल में सोचते हुए वहां से उठ गई। 2 प्लेटों में खाना निकाल कर लाई। कुछ ही लुक में उसने जहर की तरह खाए थे कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। रमीज उठकर बाहर चला गया। अब एक बार फिर से घर में शोरों की आवाज़ बुलंद होने लगी थी। इस घर में रहने वाले लड़के ज़्यादातर कॉलेज में पढ़ते थे। अब शायद वो लोग अपने अपने कॉलेजों से वापस आ गए थे। जब वो लड़के कमरे में आए और अलिशवा को देखा तो उल्टे पांव वापस भागे। अलिशवा अपनी सहेलियों के साथ ट्यूशन पढ़ने के लिए इस घर में कई बार आ चुकी थी, मगर जितनी देर तक भी ये लड़कियां रमीज के पास पढ़ती रहती तब तक उन लड़कों का अंदर आना मना था। तभी तो वो लड़का उसे देखकर हैरान होकर वापस पलट गया था। शायद आज होने वाले तमाशे से वो सब बेखबर थे। वो अपने ख्यालों में गुम थी जब रमीज उसके सर पर आन खड़ा हुआ था। चलो उठो, देर हो रही है, बाकी लड़के भी आ जाएंगे। तुम्हें मैं इन लड़कों की मौजूदगी में यहाँ पर कैसे रख सकता हूँ? जो भी हो, जैसा भी हो, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। ये बात अगर वो मुस्कुराते हुए अच्छे लहजे में कहता तो अलिशवा को ये सुनकर खुशी भी होती, मगर वो जिस कदर लठमार अंदाज में बोला था, अलिशवा का तो दिल जैसे जल कर रह गया था। वो बार बार इस बात का एहसास क्यों दिला रहा था कि अलिशवा उसके लिए अनचाही है, जबरदस्ती उस पर डाली गई है। अलिशवा लुटे पिटे कदमों से उसके पीछे चलने लगी। न जाने अब वो उसे कहाँ लेकर जाने वाला था। उस छोटे से घर से बाहर निकली तो बाहर एक रिक्शा खड़ा था और फिर वो रिक्शे पर सवार होकर एक नामालूम मंजर की तरफ चल पड़ी थी। मोहल्ले वालों ने आंखें फाड़कर उन दोनों को देखा। कुछ लोग एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे। कुछ औरतें हैरान लगने लगीं और कुछ की आंखों में हसद था। ये वो लड़कियां थीं जो रमीज को हसरत की निगाहों से देखती थीं।
उनके दिल में ये ख्वाहिश शिद्दत से पैदा होती थी कि वो रमीज़ जैसे शानदार इंसान की तवज्जो हासिल करने में किसी तरह से कामयाब हो सके। मगर रमीज़ अपने काम से काम रखने वाला लड़का किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। और अब ये जो कुछ आज उसने अलिशवा के साथ किया था, उन लड़कियों के दिल पर तो जैसे छुरियां चलने लगी थीं। इस छोटी सी लड़की ने कैसे इस शानदार मर्द को फंसा लिया कि वो एक ही दिन में इसे निकाह करके अपने साथ ले गया। सब अपने जले दिल के फफोले फोड़ने लगे। अलिशवा के घर में भी ये खबर पहुंच गई थी कि रमीज उसे लेकर जाने कहाँ चला गया है। एक बार अलिशवा की माँ के दिल पर हाथ सा पड़ा था। मेरी बच्ची ना जाने अब वो इसे कहाँ लेकर जाएगा, इसके साथ कैसा सलूक करेगा। यहाँ पर रहती तो ये तो इत्मीनान था कि हमारी बेटी हमारी आंखों के सामने रहेगी, मगर वो इतनी मजबूर थी कि अपनी परेशानी का इजहार भी नहीं कर सकती थी। वरना जमाल खान से कोई भेद नहीं था कि वो उन्हें भी धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते। उसने तो बेटी को रुखसत करके साफ शब्दों में कह दिया था कि आज के बाद कोई भी अलिशवा का नाम तक नहीं लेगा। मैं इस लड़की की सूरत नहीं देखना चाहता, इसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। और यूं उनकी छोटी बहनें और माँ मजबूर होकर अपने आंसू पोंछने पर मजबूर हो गई थीं। ना तो वो अपने दुख को आंसुओं की सूरत में जाहिर कर सकती थीं और ना ही अलिशवा से मिलने जा सकती थीं। हम कहाँ जा रहे हैं? अलिशवा के मुंह से डरी डरी सी आवाज़ निकली तो रमीज़ ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। चुप करके बैठी रहो, ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। अगर रमीज़ की ये बात भी ना कहता तो भी उसकी सूरत से अलिशवा का अंदाज़ा हो रहा था कि वो इस वक्त इतने गुस्से में है कि कुछ भी कर सकता है। और वो दुबक कर वहीं पर खामोशी से बैठ गई। वो उसे लेकर एक फ्लैट में आ गया था जहाँ पर पहले से एक लड़का खड़ा था। तुम अंदर जाओ। वो दरवाज़ा खोलकर अलिशवा को अंदर जाने को कहने लगा। रमीज़ के ऊंची ऊंची बोल की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। यार मुझसे गलती हो गई। मुझे उसी वक्त इस लड़की को कमरे से बाहर निकाल देना चाहिए था, या फिर मोहल्ले के किसी इंसान को कमरे के अंदर बुला लेना चाहिए था। अगर उस वक्त मैं ये सब कर लेता तो इस वक्त मुझे इस मुसीबत को झेलना ना पड़ता। मुझे क्या पता था कि वो लोग इतने जाहिल हैं, एक मामूली सी बात का बतंगड़ बना देंगे। रमीज़ की झुंझलाई हुई आवाज़ सुनकर अलिशवा को ढेरों शर्मिंदगी ने आ घेरा था। मेरी वजह से वो दरबदर हो गया, मेरी वजह से उस पर ये इल्ज़ाम आया। मगर मैं भी क्या करती, उन लड़कों की वजह से मैं इतना डर गई थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली और उस घर का जायजा लेने लगी। फ्लैट छोटा था, 2 कमरे, किचन और बाथरूम और एक तरफ छोटा सा स्टोर रूम था। यहाँ पर मैं आसानी से रह सकती हूँ। अब पता नहीं रमीज़ मुझे कॉलेज भी जाने देगा या नहीं। पता नहीं मेरी पढ़ाई का सिलसिला दोबारा शुरू भी हो पाएगा या नहीं, या मैं सारी ज़िंदगी अपनी इस अधूरी ख्वाहिश के साथ जीती रहूँगी। काफ़ी देर तक वो खाली खाली नज़रों से आंगन में एक तरफ बनी हुई सीढ़ियों पर बैठी रही और सोच भरी निगाहों से आसमान की तरफ देखने लगी। उसे वो वक्त शिद्दत से याद आने लगा जब वो जिद करके रमीज़ के पास ट्यूशन के लिए जाने लगी थी। अम्मा, मेरे 2nd ईयर के पेपर शुरू होने वाले हैं। तुम जानती हो तो कि मुझे इंग्लिश हमेशा से ही बहुत मुश्किल से लगती है। बिना ट्यूशन के मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी, और अगर मैं फेल हो गई तो अब्बा मुझे दोबारा पेपर भी नहीं देने देंगे। आप जानती तो हैं अब्बा को। साफ तौर पर उन्होंने मुझे कहा था कि जिस दिन तुम किसी क्लास में फेल हो गई उसी दिन मैं तुम्हें घर पर बिठा दूंगा। वो मुँह विचकाते हुई बोली, अरे मैं तुम्हें कैसे उस लड़के के पास पढ़ने के लिए भेज दूं? चंद दिन हुए हैं उसे मोहल्ले में आए हुए, कोई उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। कौन कहाँ से आया है, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें पढ़ने के लिए उसके पास भेज दूं? अम्मा, इसमें क्या बुराई है? उसके पास और भी तो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। अब मोहल्ले में तो ऐसी कोई लड़की है नहीं जो मेरी पढ़ाई में मदद कर सके। देख लेना अम्मा, मुझे 14 जमातें पास कर लेने दो, मैं भी इस मोहल्ले में अपनी अकेडमी बनवाऊंगी। मेरे पास भी हर वक्त बच्चों और लड़कियों का रेला लगा रहेगा। मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगी ट्यूशन पढ़कर। वो फाखिरा अंदाज में बोली तो जमीला बेगम उसे देखकर मुस्कुराने लगी। वो तो ठीक है, मगर मैं तुम्हारे बाप का क्या करूं? वो किस तरह से भी तैयार नहीं होंगे। अगर आप अब्बा से बात तो करें ना, उन्हें समझाओ। मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। अब्बा तो इससे इतना प्यार करते हैं, वो ये बात समझ जाएंगे कि मुझे ट्यूशन की ज़रूरत है। मगर जमाल खान ने ये बात सुनकर गुस्से में आ गए थे। अरे वो नौजवान लड़का है, मैं अलिशवा को
इस चीज की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। अब्बा ने तो पूरी बात सुनी भी नहीं थी और फैसला सुना दिया था। अब मैं क्या करूं? वो सख्त परेशान थी। और गौर करने की ये बात भी थी कि अभी तक उसने रमीज को देखा भी नहीं था, मगर मोहल्ले की लड़कियों की जबानी उसे ये तो मालूम हो ही गया था कि वो बहुत ही ज्यादा वजीह और खूबसूरत इंसान है। उसे रमीज की शक्ल सूरत से तो कोई लेना देना नहीं था। वो तो महज पढ़ने के लिए ही उसके पास जाना चाहती थी। अब चंद दिन ही गुजरे थे जब अलिशवा का ये मामला खुद ब खुद हल हो गया था। मोहल्ले की कुछ लड़कियों ने रमीज के पास जाना शुरू किया तो अलिशवा की भी राह हमवार हो गई थी। और जमीला बेगम ने भी कहा कि मैं खुद उसके साथ जाया करूंगी। वहां पर जितनी देर तक रमीज इन लोगों को ट्यूशन पढ़ाएगा वहीं पर बैठी रहूंगी। आप किसी किस्म की भी फिक्र ना करें। उन्होंने जमाल खां को तसल्ली दी तो वो भी मुतमईन हो गए थे। ठीक है, नज़र रखना, आजकल के लड़कों पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि इंसान अंदर ही अंदर दहल कर रह जाता है। अलिस्वा ने जब पहली बार रमीज को देखा तो देखती ही रह गई थी। काफी देर तक वो पलके भी न झपका सकी। रमीज जिसे अपनी पर्सनैलिटी का शुरू से ही बहुत अच्छे से अंदाजा था, लड़कियां उसे देखकर ऐसे ही ठिठक जाया करती थीं। मगर अलिशवा का ठिठकना उसे गुस्सा दिला गया था, क्योंकि वो उससे उम्र में बहुत छोटी थी और जिस तरह से वो आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी तो उसको गुस्सा आने लगा। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। मुझे बताइए कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही? वो दो टुक अंदाज में बोला तो अलिशवा ने अपनी किताब की तरफ ध्यान केंद्रित कर लिया था। रमीज ने उसे हर चीज बहुत अच्छे से समझाई थी और पहले दिन के बाद अलिशवा ने भी दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे रमीज चौंक जाता या उसे पढ़ाने से इनकार कर देता। वो भी मुतमईन हो गया, क्योंकि अलिशवा अपने काम से काम ही रखती थी, मगर बाकी लड़कियों से वो खौफजदा रहता था। वो उसे अपनी तरफ मुतवज्जह करने का कोई बहाना हाथ से नहीं जाने देती थी। कुछ लड़कियां तो हद से गुजर जाती, हरकतें करने लगती, ज़ुबानी बातें, आंखों से इशारे, और ये सब देखकर रमीज बुरी तरह से सटपटा जाता था। क्या करे, वो उन सब लड़कियों को पढ़ाने से इनकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस वक्त उसे पैसों की शदीद ज़रूरत थी और जहाँ पर भी वो नौकरी के लिए जाता था अपने बाप के असर व रसूल की वजह से वहीं से निकाल दिया जाता था। एक यही काम उसके पास रह गया था कि वो ट्यूशन पढ़ा करे, अपनी ज़रूरतें पूरी करे। बस एक ये आखिरी सेमेस्टर ही तो रह गया था। अगर ये मुकम्मल हो जाता तो उसके सारे मसाइल आधे से ज़्यादा हल हो जाते, मगर अभी तो उसे इस सेमेस्टर की फ़ीस भी अदा करनी थी और बाकी के खर्च भी पूरे करने थे। अगर वो इस तरह से बच्चों को अपने पास से उठा देता तो अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करता? हर मशक्क़त भरी जिंदगी से वो तंग आ गया था। बार बार अपने बाप की बातें रमेश के दिमाग में गूंजने लगती। जब तुम इस हवेली से बाहर जाओगे तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि बाहर की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। तुम अपने बाप की वजह से उसके पैसों के बलबूते पर ही ऐश कर रहे हो। जिस दिन मैं तुम्हारे ऊपर से हाथ उठा लूं उस दिन तुम अकेले रह जाओगे, कोई तुम्हें पूछने वाला भी नहीं होगा। बस अपने बाप की दौलत की वजह से ही हर कोई तुम्हारे सर आंखों पर बिठाता है। अगर मेरा हवाला तुम्हारे नाम के आगे से हट जाए तो मैं देखूंगा कि तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो। और यूं रमीज ने अपने बाप को चैलेंज किया कि वो अपने बलबूते पर उन्हें अपना मुस्तकबिल बनाकर दिखाएगा। फिर बगैर सोचे समझे वो हवेली से बाहर निकल आया था, मगर अब वो सोच रहा था कि उसने ये बहुत बड़ी गलती की। माँ बाप तो गुस्से में कुछ भी कह जाते हैं, औलाद का हक नहीं बनता कि वो माँ बाप को आगे से तेवर दिखाएं। मगर अब ये गलती रमेश से हो गई थी। अब वापस जाने में भी हिचकिचा रहा था। इस मशक्क़त वाली ज़िंदगी से भी तंग आ गया था। जब उसकी ज़िंदगी में वो सुबह आई जिसने उसकी मुश्किल में और भी इजाफा कर दिया था। उस दिन वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा था। बाकी लड़के अपने अपने स्कूल जा चुके थे। रमीज ही सबसे आखिर में जाता था, क्योंकि उसकी क्लास लेट शुरू होती थी। उस वक्त वो अपने नोट्स पढ़ने में मशरूफ़ था जब दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हो गई थी। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। बाहर से किसी लड़की की चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुबह का वक्त था, मगर उसके बावजूद भी पूरी गली सुनसान पड़ी हुई थी। जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो सामने
अलिशवा खड़ी थी डरी सहमी। गली के एक कोने में 3-4 लड़के खड़े थे जो फौरन से रमीज को देखकर वहां से भाग गए थे। अलिशवा जब घर के अंदर गई तो बुरी तरह से रोए जा रही थी। लिबास भी जगह जगह से फटा हुआ था, जैसे चेहरे पर खरोंचें भी थीं। उसे देखकर रमीज बुरी तरह से घबरा गया था। अरे ये क्या हुआ? अलिशवा की हालत देखकर साफ नजर आ रहा था कि क्या हुआ है, मगर रमीज फिर भी पूछने लगा। अलिशवा रोते हुए कहने लगी, मैं आज जब कॉलेज जा रही थी तो इन लोगों ने मेरा रास्ता रोक लिया। मुझे जबरदस्ती एक घर में ले जाने लगे। उसने जिस घर की तरफ इशारा किया था वो बंद था, मोहल्ले से अलग थलग था, वहां पर कोई भी नहीं जाता था। फिर वो लोग मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैं वहां से किसी तरह भाग निकली। शुक्र है कि उन लड़कों ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, मगर वो मेरे पीछे भागने लगे। तभी मेरी नज़र आपके घर पर पड़ी तो मैं यहाँ आ गई। वो रोते हुए बोली तो रमीज उसे देखता रह गया। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इस हालत में अपने घर गई तो मेरी अम्मी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। उनका दिल दहल कर रह जाएगा। मैं पहले अपनी सहेली सब्बों के घर जाऊंगी। वो अपने घर में अकेली है, उसके कपड़े पहनूंगी और फिर अपने घर जाऊंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारा इस वक्त यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इससे पहले कि वो मजीद कोई बात कहता, मोहल्ले के लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। उन दोनों पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगे और फिर उसके बाद ज़बरदस्ती अलिशवा का निकाह रमीज़ के साथ कर दिया गया। और अब वो न जाने उसके साथ क्या करने वाला था। क्या सोच रही हो तुम? किन ख्यालों में खोई हो? वो अपने वो तल्ख अंदाज में बोला तो याददाश्त अलिशवा होश की दुनिया में वापस आ गई थी। वो कमरे के ताले खोलने लगा। अब जो भी था जैसा भी है, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। मुझे ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। न जाने कब उसने अलिशवा को नखरे दिखाते देखा हुआ था। अलिशवा उसकी बात पर खामोश रही। वो उसके जज्बात को समझ सकती थी। और फिर दिन गुजरने के साथ साथ रमीज़ की बेनियाजी और गुस्सा बढ़ने लगा। हर वक्त वो झुंझलाया हुआ रहने लगा, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मुश्किल में आ गई है। मेरे पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के पैसे नहीं हैं। अब मैं तुम्हारी ज़रूरतें कहाँ से पूरी करूँगा? ज़िंदगी में मैं इतना मोहताज कभी नहीं हुआ जितना अब हुआ हूँ। तुम्हारी वजह से अब तो मेरे पास ट्यूशन का काम भी नहीं रहा, कहीं पर नौकरी भी नहीं मिल रही, खाली जेब हूँ। बताओ मुझे क्या करूँ? घर में राशन सारा ख़त्म है। आज जब वो उसे ये कहने के लिए आई कि घर में आटा ख़त्म हो गया है और बाकी खाने को भी कुछ नहीं है, तो वो उस पर झगड़ने लगा था। कई दिनों से अलिशवा को अंदाज़ा हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हर वक्त उलझा उलझा नजरें आने लगा था, मगर उसकी परेशानी की क्या वजह है, अलिशवा की ये पूछने की भी हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि वो जब भी उससे बात करने लगती तो वो गुस्से में आ जाता और उसे बुरी तरह से बेइज्जत कर देता। उस वक्त भी अलिशवा इस बात पर पछताने लगी थी कि मैंने उसे राशन लाने का कहा ही क्यों। वो रोते हुए वहां से चली गई थी। बाद में रमीज उसके पास आया, दोनों हाथों से सर थामे हुए था। मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, पैसा एक भी नहीं है। ऐसे में जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ? उसके चेहरे पर बेबसी नजर आ रही थी, आंखों में भी इस वक्त तकलीफ के साफ आसार नजर आ रहे थे। अलिशवा अपनी बेइज्जती भूलकर उसे देखने लगी थी। जो भी था वो उसका शौहर था। वो अगर उसके साथ गुस्से से पेश आ रहा था तो उसकी वजह ये थी कि उसकी अपनी जिंदगी मुश्किल हो गई थी। अब तो हर दूसरे तीसरे दिन मकान मालिक भी घर आने लगा, तकाजा करता कि घर का किराया दो। वो उसे ये कहकर टाल देता कि रमेश घर आएंगे तो वही किराया देंगे। वो अपनी किसी दोस्त से उधार लेकर जैसे तैसे करके कुछ न कुछ खाने को तो ले आता था, मगर किराया अदा करने के पैसे उसके पास अभी नहीं थे। उस दिन भी मकान मालिक अलिशवा के साथ बहुत बदतमीजी करके बोला, अगर तुम लोगों ने कल तक किराया नहीं दिया तो तुम लोगों का सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। 2 महीने से तुम लोगों ने किराया नहीं दिया। अपने शौहर को बोलो कि शाम को जब आए वो मुझसे मिले। वो धमकियां देता हुआ वहां से चला गया। अलिशवा तो ये सोचकर रो पड़ी थी कि वो अब कहाँ जाएगी, क्या करेगी। जब रमीज घर आया तो उसने डरते डरते मकान मालिक की बात रमीज को बताई। उसके चेहरे का रंग सुर्ख पड़ गया था। ये इंसान बहुत ही घटिया है। जब मैं इससे बात कर चुका हूँ कि मुझे चंद दिन
कि और मोहलत दे दो तो फिर ये रोज घर में क्यों आता है, क्यों तुम्हें बार बार तंग करता है। उसी वक्त रमीज के नंबर पर कॉल आई। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। मोबाइल ऑन करके कान से लगाया। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया कि वो बुरी तरह से परेशान नजर आने लगा। चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। मैं अभी आ रहा हूँ, ये कहकर वो घर से निकलने लगा तो अलिशा उसके पीछे आई। आप कहाँ जा रहे हैं? अब तो काफी वक्त हो गया है, मुझे जरूरी काम है, मुझे अभी जाना है, वापस आकर तुम्हें बताऊंगा। मगर आप जानते हैं कि इस वक्त मैं घर में अकेली नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है। रमीज अनसुनी करते हुए घर से बाहर निकल गया और वो दरवाजे को कुंडी लगाकर कमरे में आ गई थी। बुरी तरह से खौफजदा थी। जिंदगी में पहली बार वो रात को अकेले घर में रुकी थी, वो भी इस अजनबी घर में जहाँ पर वो पूरा दिन अकेले रहते हुए डर से कांप के रह जाती थी। हमेशा से ही वो भरे पूरे घर में रही थी। कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ये तन्हाई का जहर भी पीना पड़ेगा। मगर अब जिंदगी इस दोहराहे पर आ गई थी जहाँ पर उसे मंजिल तक पहुँचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। खाना खाकर वो जल्दी अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। चारपाई पर एक तरफ सिमट कर बैठ गई और फिर वहीं पर लेट गई। जब अचानक से उसकी आंख खुल गई। आधी रात का वक्त हो रहा था। उसका दिल उछलकर हल्क में आ रहा था जब उसने दीवार फांदने की आवाज़ सुनी थी। कोई था जो दीवार फांद कर घर में घुसा और घर में आकर दरवाजे भी अंदर से खोल दिया। अब बाहर से अजनबी आवाज़ें आने लगी थी। वो डर से थर थर काँपने लगी। न जाने घर में चोरों की तरह कौन आ गया था और वो अकेली लड़की उनका कैसे मुकाबला करेगी। थोड़ी देर गुजरी थी जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दरवाज़ा खोलो। बाहर से मकान मालिक की आवाज़ सुनाई दी। मैं घर में अकेली हूँ, मेरा शौहर घर पर नहीं है। उसने अपनी तरफ से मकान मालिक को इत्तला दी ताकि ये बात सुनकर चला जाए। अलिशबा को बुरा तो लगा कि वो इस तरह आधी रात को घर में क्यों आया है, मगर वो हंसने लगा। हाँ, तो मैं इसीलिए तो आया हूँ कि तुम अकेली हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। उसके साथ और भी आवाज़ें शामिल हो गई थीं, यानी कि बाहर इस वक्त और भी लोग मौजूद थे। न जाने वो लोग किस नियत से उसके घर में रात के इस पहर दाखिल हुए थे। इतना तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि उन लोगों की नीयत ठीक नहीं है और वो न जाने अलिशबा के साथ क्या करने वाले हैं। देखो, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं शोर मचाकर सब लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। इस वक्त कोई भी तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। तुम जितना चाहो शोर मचा लो और अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो हम दरवाज़ा तोड़कर कमरे में दाखिल हो जाएंगे। मैं अपना मकसद हासिल किए बगैर आज यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। 2 महीने से बिना किराए के इसीलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ ताकि तुम पर हाथ साफ करने का मौका मिले। दिन को तो तुम दरवाज़ा खोले बगैर दरवाजे से ही मुझे ये कहकर वापस लौटा देती हो कि तुम्हारा शौहर घर पर नहीं है। मगर अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें कौन मुझसे बचाता है। आज मैं 2 महीने का किराया तुमसे वसूल करके ही यहाँ से जाऊँगा। आज मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें ये किराया माफ़ कर दूँगा। एक पैसा भी नहीं लूँगा, बस अब दरवाज़ा खोलो। वो हंसते हुए बोला तो अलिशबा लड़जा कर रह गई थी। या खुदा, मेरी इज्जत की हिफाजत करना। मेरा तो शौहर भी घर पर नहीं है। इस वक्त कौन है जो मुझे इन दरिंदों से बचा सके। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। वो हिम्मत कर कर बोली, मगर जैसे मकान मालिक पर उसकी बात का असर ही नहीं हुआ था। तुम्हें दरवाज़ा खोलना ही पड़ेगा लड़की। मगर अलिशबा लगातार इनकार करने लगी। चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो हम ही अपने तरीके से कमरे में दाखिल हो जाते हैं। वे दरवाजे पर जोर जोर से ठोकरें मारने लगे। अलिशबा की आंखें खौफ से बाहर को उबल पड़ी थी। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इन दरिंदों के सामने बेआबरू कैसे होने दे सकते हो। एक इज्जत ही तो रह गई है मेरे पास, अगर वो भी मुझसे छिन गई तो मैं क्या करूँगी। इस सब के बाद तो रमीज भी मुझे घर से निकाल देगा, वो भी मुझे छोड़ देगा। मेरा तो माँ बाप भी मुझे नहीं कबूल करेंगे। मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा क्या ठिकाना होगा। वो बुरी तरह से रोने लगी थी। उन लोगों की मिन्नतें करने लगी कि मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मगर उस वक्त लोगों पर शैतान हावी हो चुका था। इससे पहले कि वो लोग दरवाज़ा तोड़कर कमरे में दाखिल हो जाते, बाहर से किसी की गरजदार आवाज़ सुनाई दी थी। कौन हो तुम लोग और ये सब क्या हो रहा है। ये आवाज़ सुनकर उसकी जान में जान आ गई थी कि बाहर रमीज था। उसका शौहर घर वापस आ गया था। मगर ये सोचकर वहीं पर वो लरज कर रह गई थी कि वो लोग तादाद में ज़्यादा हैं। अगर उन्होंने रमीज को नुकसान पहुंचा दिया तो
अगले ही पल बाहर से फायर की आवाज सुनाई दी तो अब उसके होश भी उड़ गए। रमीज को इन लोगों ने मार तो नहीं दिया? अगर रमीज को कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो फौरन से दरवाजा खोलकर बाहर आई। सामने देखा तो आदमी जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। बाकी सब एक तरफ खड़े थे। उसके सामने रमीज खड़ा था, उन्हें गुस्से से घूर रहा था। उसके साथ एक आदमी था जिसके हाथ में पिस्तौल थी और यकीनन ये गोली उसी ने चलाई थी। रमीज को अपने सामने जिंदा सलामत देखकर अलिशवा की जान में जान आई थी। वो भागते हुए उसके साथ जाकर लिपट गई थी। तुम ठीक तो हो? इन लोगों ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? वो अपने लहजे में हमदर्दी समेटकर उससे बोली थी। तो अलिशवा एक बार फिर से, नहीं, खुदा ने मेरी इज्जत की हिफाजत की। मैं इन लोगों के गलत इरादों का शिकार होने से बच गई। किसी ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और आप कहाँ चले गए थे? ये कौन है? अब उसकी नज़र उस शख्स पर पड़ी तो वो हैरानी से रह गई थी। तुम कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ। वो उन लोगों को खींचते हुए घर से बाहर ले जाने लगा। अलिशवा, तुम कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर वो घर से बाहर चला गया। अलिशवा ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। यूं भी वो ये सोचकर संतुष्ट हो चुकी थी कि रमीज घर पर वापस आ गया है और अब वो बाहर ही मौजूद है। कोई 1-2 घंटे के बाद दोबारा रमीज की वापसी हुई थी। दरवाजे पर फिर से दस्तक होने लगी। अलिशवा, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ रमीज। आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। अगर आज कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? वो उसे अपने सामने देखकर सिसक पड़ी थी। फिक्र मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी जो भी परेशानियां थी, मुश्किलें थी, अब वो ख़त्म हो जाएंगी। सब कुछ ठीक होने वाला है। तुम्हें भी अब अपने घर का सुकून नसीब हो जाएगा। आज उसकी आंखों में और ही चमक थी, चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। तुम सो जाओ, थक गई होगी। और ये जो आज कुछ हुआ है उसने तुम्हारे आसाब को भी बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इस समय तुम्हारे लिए सुकून भरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है, वरना जब तक तुम जागती रहोगी इसी तरह परेशान होती रहोगी। उसकी बात सही थी। उसका जहन लगातार उसी सब में उलझा हुआ था। जो कुछ हुआ नहीं था वो उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी और फिर वो नींद की वादियों में खो गई। आज वो रमीज का हाथ पकड़कर सो रही थी। जब से इन दोनों की शादी हुई थी ये पहली बार हुआ था कि दोनों इतने करीब आए थे। 2 महीने का अरसा गुजर गया था। रमीज ने भी पहली बार उससे यूं प्यार से बात की थी, वरना वो तो अपनी सारी नाकामियों और परेशानियों का जिम्मेदार अलिशवा को ही ठहराता था। अलिशवा रोते हुए किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। रमीज उसे खामोशी से देखने लगा। ये भी मेरी तरह मजलूम है, हालात की सताई हुई है, इसीलिए इसके अपनों ने इसे घर से निकाल दिया। इस पर यकीन नहीं किया और मैं भी इसके साथ इतना बुरा सलूक करता रहा। जो कुछ हुआ उसके साथ हुआ, उसके अलिशवा की कोई गलती नहीं थी। फिर मैं इसे किस जुर्म की सजा देता रहा? आज उसे अपनी गलती का बुरी तरह से एहसास होने लगा था और वो पछताने लगा। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो फिर से नींद की वादियों में खो गया। अगले दिन अलिशवा की हैरत की इंतहा ना रही थी। वो उठी तो रमीज उसके लिए बाहर से नाश्ता लेकर आया। अरे, आपने ये तकल्लुफ़ क्यों किया? इतने पैसे खर्च कर दिए। ये पैसे किसी और काम में आ जाते, मैं घर पर बना लेती। उसकी बात पर रमीज को प्यार आ गया था। अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सारी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं। असलम, तुम भी बाहर आ जाओ, हमारे साथ ही नाश्ता करो। वो दूसरे कमरे की तरफ चेहरा करते हुए बोला। तो अलिशवा उसकी तरफ देखने लगी। ये वही आदमी था जो रात को रमीज के साथ आया हुआ था, जिसके हाथ में गन थी। रमीज ने उन लोगों के साथ क्या किया, उन्हें कहाँ लेकर गया और ये आदमी कौन है, इस बारे में अलिशवा कुछ भी नहीं जानती थी। अब उसका जहन फिर से उलझ गया। तुम नाश्ता करो, ये उलझने और सोचने का काम बाद में रखना, रमीज ने उसे टोका। तो वो खामोशी से नाश्ता करने लगी। यूं भी कितने दिनों से वो तो हलवा पूरी का नाश्ता ही कर रही थी। रमीज अपना सामान एक बार फिर से पैक करने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं? वो उसे हैरत से देखने लगी। उसके 2-4 घिसे पिटे जोड़े थे जो रमीज ने उसे सिलाए थे। जब वो बैग में रखने लगी तो रमीज ने उसे टोक दिया। इनकी ज़रूरत नहीं है, ये कपड़े तो हमारी हवेली की नौकरानी भी नहीं पहनती। मेरी मजबूरी थी कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिला नहीं सकता था, मगर अब ये सब यहाँ से लेकर नहीं जाओगी, बल्कि रुको,
तुम ये पहनकर भी यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, मैं अभी आता हूँ। वो फिर से असलम को साथ लेकर घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद आया तो उसके हाथ में एक बड़ा सा शॉपिंग बैग था। इसमें तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान है, तुम जल्दी से ये सब पहनकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो कमरे से बाहर निकल गया। अलिशवा ने बैग खोला तो उसमें बहुत सारे खूबसूरत सा नफीस काम वाला जोड़ा था, साथ मेकअप का सामान, नए जूते, सब कुछ था। वो तो हैरान रह गई थी, रमीज के पास इतने पैसे कहाँ से आए और ये आज इतना अजीब क्यों लग रहा है। हमेशा से अलग सा गौर की उसे रमीज का ये रूप अच्छा तो बहुत लग रहा था, मगर उसके अचानक से बदले हुए रंग ढंग की वजह से जानने से वो हैरान थी। वो नहीं जानती थी कि अभी तो उसे और भी नए झटके मिलने वाले हैं। और फिर जब उसने वो कपड़े पहने, हल्का फुल्का सा मेकअप किया और जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो रमीज उसे देखकर हैरान रह गया था। पहली बार वो अलिशवा को यूं सजे सवरे रूप में देख रहा था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वो उस पर से नज़र हटाने से कासिर हो रहा था। और फिर जब रमीज ने अलिशवा से बाल खोलने की फरमाइश की तो अलिशवा बेहोश होते होते बची। हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है, अपने बाल खुले छोड़ दो, बहुत अच्छे लगेंगे। वो खुद ही उसके बालों से क्लिप निकालकर बालों को एक कंधे पर बिखेर गया। और फिर जब अलिशवा उसके साथ चलते हुए फ्लैट से बाहर निकली तो सामने खड़ी बड़ी सी गाड़ी देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ये गाड़ी किसकी है? मेरी है, और आज से तुम भी इसकी मालकिन हो। रमेश की मुस्कुराती आवाज उसके कानों में पड़ी थी। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे गाड़ी में बिठाने लगा और फिर जब गाड़ी जाने पहचाने रास्तों पर दौड़ने लगी तो वो तो हैरान रह गई थी। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि दोबारा मैं तुम्हें कब शहर ला सकूंगा। फिर तुम कब अपने माँ बाप से मिलने के लिए आ सकोगी? वैसे भी 2 महीने हो गए हैं तुम उनसे मिली भी नहीं हो, और अब यकीनन उनका दिल भी तुम्हारे लिए नर्म पड़ गया होगा। रमीज की बात पर वो सर उठाकर उसे देखने लगी। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि रमीज उसके बारे में इतना सोचेगा। वो जो उससे हर वक्त बेपरवाह नजर आता था, वो उसके जज्बात की कद्र करेगा। वो नम आंखों से मुस्कुरा दी जब गाड़ी घर के दरवाजे के सामने रुकी तो रमीज ने उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से नीचे उतारा। घर के दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाज़ा जमीला बेगम ने खोला था। अलिशबा को अपने सामने देखकर पहले तो वो यकीन ही नहीं कर पाई और फिर उसे अपने गले से लगा लिया। कैसी हो तुम मेरी बेटी? हम 2 महीने से तुम्हारा चेहरा देखने को तरस गए थे। आपने ही तो मना किया था कि मैं दोबारा यहाँ पर ना आऊँ। आप लोगों के लिए मैं मर चुकी हूँ। अलिशबा ना चाहते हुए भी शिकवा कर गई थी। तुम्हें क्या पता तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे अब्बू कितने बीमार हो गए थे। बार बार यही कहते थे कि वो तुम्हें एक नज़र देखना चाहते हैं, मगर तुम्हारे साथ तो किसी का कोई संपर्क ही नहीं था। हम नहीं जानते थे कि तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं। तुम्हारा गम उनकी जान ले गया। वो हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गए। ये बात कहकर वो रोने लगी। अलिशबा फटी फटी आंखों से अपनी माँ को देखने लगी। रमीज के लिए भी ये बात नई थी। उसे भी ये बात सुनकर झटका लगा था। वो भी इस बात को बेखबर था कि अलिशबा के अब्बू की मौत हो गई है। वो उसे अपने साथ लगाकर तसल्ली देने लगा। सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो। अगर मुझे ये बात मालूम होती तो मैं कब का तुम्हें यहाँ ला चुका होता। और फिर वो उसे छोड़कर वहाँ से चला गया। मैं 1 हफ्ते के बाद आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। अलिशबा ने ये दिन अपनी माँ और बहनों के साथ गुजारे। रमीज का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? सब ठीक तो है? अलिशबा ने सब कुछ ठीक होने का कहकर उन्हें तसल्ली दी, मगर वो खुद बुरी तरह से उलझी हुई थी। रमीज का रवैया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब अचानक उसके पास इतने सारे पैसे आ चुके थे। वो जाते हुए बहुत सारे पैसे उसके हाथ पर रख गया था। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम ले लेना। फिर 1 हफ्ते के बाद वो उसे लेने के लिए आ गया था, मगर इस तरह कि वो आज अकेला नहीं आया था, बल्कि उसके साथ बहुत सारे लोग थे। उसकी दादी, उसकी माँ और भी कई औरतें, कुछ हवेली की नौकरानियाँ भी थीं। वो एक एक करके सबसे मिली। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां जब गली में आकर खड़ी हुईं तो मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। कोई भी सोच नहीं सकता था कि रमीज इतना अमीर इंसान होगा, इतने बड़े घर का बेटा होगा। वो तो इस छोटे से घर में किराएदार की हैसियत से रह रहा था। सब तो यही समझ रहे थे कि वो एक गरीब इंसान है, मगर अब उसकी असली हैसियत जब सबके सामने आई तो सब दंग रह गए थे।
जमीला बेगम खुशी से सरसार हो गई थीं कि उनकी बेटी अपने घर में खुश है। उनका दामाद भी कोई मामूली हैसियत का इंसान नहीं है। और ये सब तो अलिशबा को भी आज ही मालूम हुआ था। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो माँ बहनों से मिलकर रुखसत हुई तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आज ही उसकी इस घर से रुखसती हो रही हो, क्योंकि आज ही उसने अपनी माँ की आंखों में अपनापन और बहनों की आंखों में आंसू देखे थे। फिर जब वो उस बड़ी सी हवेली में आई तो वो हैरान रह गई थी। हवेली एक सिरे से होकर दूसरे सिरे पर खत्म होती थी। एक एक काम करने के लिए कई नौकर चाकर मौजूद थे। उसे तो किसी काम को हाथ लगाने की ज़रूरत ही ना पड़ी। सबने जैसे उसे हथेली का छाता बनाकर रख लिया था। हालांकि सब लोग रमेश से इस बात पर नाराज तो हुए थे कि उसने चुपके से शादी कर ली, किसी को कुछ बताया भी नहीं। मगर जब रमेश ने उन्हें सारी बात बताई तो उन्हें इस लड़की से भी हमदर्दी हो गई और रमेश को भी इस गलती के लिए माफ़ कर दिया। अब रमेश को भी एहसास हो गया था कि वो अपने माँ बाप के बिना कुछ भी नहीं है। उस दिन जब वो रमेश घर पर आया था तो उसे अपने नौकर की कॉल आई थी, जिसने बताया था कि चौधरी साहब का एक्सीडेंट हो गया है। वो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। वो आपको बार बार याद कर रहे हैं। तब वो भागता हुआ अपने बाप के पास गया तो वो जैसे रमेश को देखकर ठीक हो गए थे। 2 दिन बाद ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और अब वो घर में अपनी निगरानी में नौकरों से जमीनों पर काम करवाने लगे। हवेली में अलिशबा और रमेश का शानदार सा वलीमा करके सब लोगों को बता दिया गया कि अलिशबा इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत है। वो यहाँ बहुत खुश थी। रमेश का भी उसके साथ रवैया बिल्कुल बदल गया था। वो बहुत मोहब्बत से पेश आता, उसका ख्याल रखता। घर में ही उसने अलिशबा के लिए ट्यूशन भी लगा दिया था। दोबारा से उसने अपनी पढ़ाई का सिलसिला भी शुरू कर दिया था। एफए के बाद उसने बीए भी क्लियर कर लिया था और अब जब उसने हवेली को एक प्यारा सा वारिस दिया तो सब लोगों के दिल में अपनी कद्र और बढ़ा ली। अब रमेश भी उसे देखकर जीता, अपने बेटे से बहुत प्यार करता। रमेश की हमेशा से शहर में रहने की ख्वाहिश थी। वो जमीनों पर काम करने के बजाय शहर में कारोबार करना चाहता था। और फिर एक दिन वो अलिशबा और अपने बेटे सैफ को लेकर शहर में ही शिफ्ट हो गया। अलिशबा उसके साथ जाने पर तैयार नहीं थी। वो इस शर्त पर मानी थी कि आप हर विकेट पर मुझे गांव लेकर आएंगे। रमेश ने मुस्कुराते हुए उसकी ये बात मान ली। वो ये सोचकर खुश था कि उसकी बीवी उसके अपनों के साथ घुल मिल गई है, अब अपनी जिंदगी से सही मायनों से लुत्फ उठा रहा था।